नमस्कार श्रोताओं, हम सुन रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास चोखेर पाली का 5वां भाग। तो चलिए सुनते हैं फिर आगे की कहानी। सारा माजरा देखकर बिहारी को स्कुड़ सा गया। इधर कुछ दिनों तक वह पढ़ने में मशगूल रहा। इस बीच में इन तीनों ने मिलकर क्या गुल खिलाया इसका उसे पता न था। आज उसने विनोदिनी को खास तौर से देखा। विनोदिनी ने भी उसको देख लिया। विनोदिनी की बात सुनकर उसने जरा तीखे स्वर में कहा, अच्छी बात है, दोस्त का इलाज दोस्त ही करेगा। यह सिरदर्द मैं ही लाया था, मैं ही साथ लिए जा रहा हूँ। मुफ्त में यूडिक्लोन खर्च न करें। फिर आशा की ओर देखकर बोला, भाभी, इलाज द्वारा रोग हटाने की बजाय रोग ना होने देना ही बेहतर है। बिहारी ने सोचा, दूर दूर रहने से काम नहीं चलने का। चाहे जैसे हो, इसके बीच अपने लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। इनमें से किसी को यह पसंद तो ना होगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। बुलावे या स्वागत की अपेक्षा किए बिना ही बिहारी महेंद्र के व्यू में दाखिल होने लगा। उसने विनोदिनी से कहा, विनोद भाभी, इस शख्स को इसकी माँ ने बर्बाद किया, दोस्त ने बर्बाद किया, इसकी बीवी से बर्बाद कर रही है। तुम भी उस जमात में शामिल ना होकर इसे कोई नई राह सुझाओ, दुहाई है। महेंद्र ने पूछा, यानी? बिहारी ने कहा, यानी मेरे जैसा आदमी जिसे कभी कोई नहीं पूछता। महेंद्र हंसकर बोला, यानी तुम भी बर्बाद होना चाहते हो? बर्बाद होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं बच्चों कि दरख्वास्त दे दी और मंजूर हो गई। विनोदिनी हंसकर बोली, बर्बाद होने का दम होना चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अपने आप में वह खूबी ना भी हो तो पराये हाथ से आ सकती है। एक बार देखी ना लो पनाह देकर। विनोदिनी ने फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा, यूं तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता, लापरवाह रहना होता है। क्या ख्याल है भाई आंख की किरकिरी? अपने इस तेवर का भार तुम ही उठाओ ना। आशा ने 2 उंगलियों से उसे ठेल दिया। बिहारी ने भी इस दिल्लगी में साथ न दिया। विनोदिनी से यह छिपा न रहा कि बिहारी को आशा से मजाक करना पसंद नहीं। वह आशा पर श्रद्धा रखता है और विनोदिनी को उल्लू बनाना चाहता है। यह बात उसे चुभी। उसने आशा से फिर कहा, तुम्हारा यह भिखारी देवर मुझे उपलक से करके तुमसे ही दुलार की भीख मांगने आया है, कुछ दे दो ना बहन। आशा बहुत ही खींच उठी। जरा देर के लिए बिहारी का चेहरा तमतमा उठा। दूसरे ही दम वह हंसकर बोला, अच्छा जी, दूसरे पर यूं टाल देना मेरे लिए और महेंद्र भैया से नकद कारोबार। विनोदिनी समझ गई कि बिहारी सब बंटाबार करने आया है। इसके सामने हथियार बंद रहना ही जरूरी है। महेंद्र भी बिहारी की बातों से अजिज आ गया। बोला, बिहारी, तुम्हारे महेंद्र भैया किसी व्यापार में नहीं पड़ते, जो पास है उसी से खुश हैं वे। बिहारी ने कहा, खुद भले ही ना पढ़ना चाहते हो, मगर किस्मत में लिखा होता है तो व्यापार की लहर बाहर से भी आ सकती है। विनोदिनी ने पूछा, बहरहाल आपका तो हाथ खाली है, फिर आपकी लहर किधर से आती है? और वेंकी हंसी हंसकर उसने आशा को दबाया। आशा कुड़कर चली गई। बिहारी मुंह खाकर गुस्से से भी चुप रहा। वह जाने को तैयार हुआ तो विनोदिनी बोल उठी, हताश होकर न चल दीजिए बिहारी बाबू, मैं आग की किरकिरी को भेज देती हूँ। विनोदिनी के उठने से बैठक टूट गई। इससे महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। महेंद्र की नाराज शक्ल देखकर बिहारी का घुटा आवेग उमड़ आया। बोला, महेंद्र भैया, अपना सत्यानाश करना चाहते हो? करो, तुम्हारी ऐसी ही आदत रही है। लेकिन जो सरल हृदय के साथ भी तुम्हारा विश्वास करके पनाह में है, उसका सत्यानाश तो ना करो। अब भी कहता हूँ, ऐसा ना करो। कहते कहते बिहारी का गला रुंध गया। दबे क्रोध से महेंद्र ने कहा, बिहारी, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। उलझाओ मत, साफ साफ कहो। बिहारी ने कहा, अच्छा, तो टोकी कहूंगा मैं। विनोदिनी तुम्हें जानबूझकर पाप की ओर खींच रही है और तुम बिना समझे मूड की तरह गलत राह पर कदम बढ़ा रहे हो। महेंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। तीखे सुर में बोला, यह सरासर झूठ है। तुम अगर भले घर की बहू बेटी को गलत सुबह की निगाह से देखते हो
तो तुम्हारा घर के अंदर आना ठीक नहीं। बिहारी कोई उत्तर दे पाता कि तभी विनोदिनी एक थाली में मिठाइयां लेकर आई और बिहारी के सामने रख दी। बिहारी बोला, अरे यह क्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। विनोदिनी बोली, ऐसी क्या बात, मुंह मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी ने उसके चेहरे की ओर देखकर पूछा, मेरी दरख्वास्त मंजूर हुई शायद, आदर सत्कार शुरू हो गया। विनोदिनी होठ दबाकर हंसी, कहा, आप देवर जो ठहरे, रिश्ते का जोड़ तो है ही, जहां दावा कर सकते हैं वहां भीख क्या मांगना। आदर तो आप छीन कर भी ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं महेंद्र बाबू? महेंद्र ने कोई उत्तर न दिया। विनोदिनी फिर बोली, बिहारी बाबू, आप शर्म से नहीं खा रहे हैं या नाराजगी से? किसी और को बुलाना पड़ेगा। बिहारी ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जो मिला है काफी है। रात को आशा ने महेंद्र से बिहारी की शिकायत की। महेंद्र और दिन की तरह हंसकर टाल नहीं गया, बल्कि उसने साथ दिया और इस बात को स्वीकार भी किया कि महेंद्र की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है। सुबह ही महेंद्र बिहारी के घर गया। बोला, बिहारी लाख हो, विनोदिनी आखिर अपने घर की ही तो है ना, तुम सामने होते हो तो उसे बड़ी झिझक होती है। बिहारी ने कहा, अच्छा, तब तो यह ठीक नहीं, उन्हें अगर ऐतराज है तो मैं सामने ना जाया करूंगा। सुनकर महेंद्र को तसल्ली हुई। यह अप्रिय काम इस आसानी से बन जाएगा वह सोच भी न सका था। सच तो यह था कि बिहारी से वह डरता था। बिहारी उसी दिन महेंद्र के घर गया और सीधा ही विनोदिनी से मुखातिब होकर बोला, विनोद भाभी, मुझे माफ कर दो। विनोदिनी हक बकाई, माफी? कैसी माफी? बिहारी ने बताया, महेंद्र से मालूम हुआ कि मैं यहाँ आता हूँ इसलिए आप नाराज हैं, इसलिए मैं माफी मांग कर रुखसत हो जाऊंगा। विनोदिनी ने कहा, ऐसा भी होता है भला? मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूंगी, मेरी वजह से आप क्यों रुखसत होंगे? इतना झमेला होगा यह जानती होती तो मैं यहाँ ना आती। कहकर विनोदिनी मुंह मलिन किए मानो आंसू छिपाने को तेजी से वहां से चली गई। बिहारी के मन में आया, झूठे संदेह पर मैंने नाहक ही विनोदिनी के मन को चोट पहुंचाई है। उस दिन मानो मुश्किल में पड़ी राजलक्ष्मी महेंद्र के पास जाकर बोली, महेंद्र बेटा, विपिन की बहू घर जाने के लिए उतावली हो गई है। महेंद्र ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? यहाँ उन्हें कोई तकलीफ है क्या? राजलक्ष्मी बोली, तकलीफ नहीं, वह कहती है कि मुझ जैसी समृद्ध विधवा ज्यादा दिन पराए घर रहेगी तो लोग निंदा करेंगे। महेंद्र सुप्त होकर बोला, तो यह घर पराया है। बिहारी बैठा था। महेंद्र ने उसे खिंची निगाह से देखा। बिहारी ने सोचा, लगता है कल मैंने जो कुछ कहा उसमें निंदा का आभास था। शायद उसी से विनोदिनी का जी दुखी हुआ है। पति पत्नी दोनों विनोदिनी से रूठे बैठे रहे। आशा बोली, हमें पराया समझती हो बहन? इतने दिनों में हम पराये हो गए? महेंद्र ने भी कहा। विनोदिनी ने कहा, हमें क्या तुम आजीवन पकड़े रहोगी? महेंद्र बोला, ऐसी जुर्रत कहाँ? मगर आशा ने दूसरा ही उत्तर दिया, फिर ऐसे क्यों हमारे जी को चुराया तुमने? उस दिन कुछ भी तय ना हो सका। विनोदिनी बोली, नहीं बहन, बेकार है, 2 दिनों के लिए ममता ना बढ़ाना ही ठीक है। कहकर अकलाई हुई आंखों से उसने एक बार महेंद्र को देखा। दूसरे दिन बिहारी ने आकर कहा, विनोद भाभी, यह जाने की जिद क्यों? शायद मैंने कोई कसूर किया है और यह उसी की सजा है। विनोदिनी मुंह फेर कर बोली, आप कोई कसूर क्यों करने लगे? कसूर है मेरी तकदीर का। बिहारी ने कहा, आप अगर चली जाएंगी तो मुझे यही लगता रहेगा कि मुझे पर नाराज होकर चली गई हैं आप। करुण आंखों से विनती जाहिर करते हुए विनोदिनी ने बिहारी की ओर देखा और बोली, आप ही कहिए, मेरा इस प्रकार यहाँ रहना उचित है? बिहारी मुश्किल में पड़ गया। रहना उचित है या नहीं, यह बात वह कैसे कहे? बोला, ठीक है, आपको जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन 2-4 दिन रुककर जाएं तो क्या हर्ज जाए? नजरें झुकाकर विनोदिनी ने कहा, आप सब लोग रहने का आग्रह कर रहे हैं, आप लोगों की बात टालकर जाना मेरे लिए भी मुश्किल है।
मगर आप लोग गलती कर रहे हैं। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें भरभराने लगी। बिहारी इन मौन आंसुओं से व्याकुल होकर बोल उठा, महज इन कुछ दिनों में ही आपने अपने गुण से सबको मोह लिया है। इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता। बुरा ना माने विनोद भाभी, ऐसी लक्ष्मी को चाहकर विदा भी कौन करेगा। आशा घूंघट काढ़े कोने में बैठी थी। घूंघट सरकाकर वह रह रहकर आंखें पोंछने लगी। आइंदा विनोदिनी ने जाने की बात न चलाई। बीच में यह जो झमेला उठ खड़ा हुआ था उसे एक बार की चुका देने की नीयत से महेंद्र ने प्रस्ताव रखा कि अगले इतवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक कर आए। यह जानकर आशा बहुत खुश हुई, लेकिन विनोदिनी राजी न हुई। उसके राजी न होने से आशा और महेंद्र मायूस हो गए। उन्हें लगा कि इन दिनों विनोदिनी न जाने क्यों उनसे दूर हट जाना चाहती है। तीसरे पहर बिहारी आया। विनोदिनी बोली, जरा देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम जा रहे थे पिकनिक के लिए। मैं नहीं जाना चाहती, सो सुबह से दोनों मुझसे रूठे बैठे हैं। बिहारी बोला, उनका नाराज होना बेजा नहीं है। आप साथ ना गई तो इनकी जो पिकनिक होगी, ईश्वर करे सातवें दुश्मन की भी वैसी ना हो। विनोदिनी, फिर आप ही चलिए ना। आप चले तो मैं भी चलूंगी। बिहारी, ठीक तो है, मगर बात तो यूं है कि कर्म दरअसल कर्ता की इच्छा पर होता है। महेंद्र बाबू की क्या राय है। बिहारी के प्रति इस पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों ही भीतर कुड़ गए। बिहारी को साथ ले चलने की बात से महेंद्र का आधा उत्साह जाता रहा। वह बिहारी को हर तरह से यह जता देने को आतुर था कि उसकी मौजूदगी विनोदिनी को कतई पसंद नहीं, लेकिन अब तो उसे छोड़ जाना असंभव होगा। महेंद्र ने कहा, बुराई ही क्या है, अच्छा ही तो है। लेकिन बिहारी, तुम्हारा खास ऐब है कि जहाँ जाते हो वहाँ कोई ना कोई हंगामा मचाने से बाज नहीं आते। या तो वहाँ आसपास के बच्चों की जमात जुटा लोगे या फिर गोरों से मारपीट की नौबत क्या कर बैठोगे क्या पता। बिहारी महेंद्र के आच्छा को समझ गया, मन ही मन हंसा, बोला, दुनिया में यही तो मजा है भैया, क्या से क्या हो जाए, कहाँ कौन सा फसाद खड़ा हो जाए, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा विनोद भाभी, तड़के ही चल देना पड़ेगा, मैं समय से हाजिर हो जाऊंगा। सामान और नौकरों के लिए एक 3rd क्लास और उन लोगों के लिए एक 2nd क्लास की बग्गी लाई गई। तभी एक खास बड़ा पैक बॉक्स लिए बिहारी ठीक समय पर हाजिर हो गया। उसे देखते ही महेंद्र ने कहा, अरे ये क्या उठा लाई, नौकरों वाली गाड़ी में तो अब यह आएगा नहीं। बिहारी बोला, आप परेशान ना हो, मैं ठीक किए देता हूँ। विनोदिनी और आशा गाड़ी पर सवार हुई। बिहारी का क्या करें, महेंद्र जरा आगे पीछा करने लगा। बिहारी ने अपना सामान गाड़ी के ऊपर पटका और आप खोज बॉक्स पर जा बैठा। यह देख महेंद्र को बड़ी तसल्ली मिली। वह सोच रहा था, जाने बिहारी अंदर ही बैठ जाएगा, फिर क्या करेगा। उसे कोच बॉक्स पर बैठते देख परेशान होकर विनोदिनी ने पूछा, गिर तो नहीं पड़ेंगे बिहारी बाबू। बिहारी बोल उठा, आप फिक्र न करें, पतन और मूर्छा यह अपने हिस्से की भूमिका नहीं। जैसे ही गाड़ी खिसकी महेंद्र ने कहा, ना हो तो मैं ही ऊपर जाता हूँ, बिहारी अंदर आ जाए। आशा ने जल्दी से उसकी चादर खींची, कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते। विनोदिनी बोली, आपको आदत नहीं, क्या पता गिर विर पड़े। जोश में आकर महेंद्र ने कहा, गिर पड़ूंगा, हरगिज नहीं, और वह गाड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर विनोदिनी ने कहा, तोहमत आप बिहारी बाबू पर लगाते हैं, मगर हंगामा मचाने में बेजोड़ तो आप ही हैं। महेंद्र ने जरा मुंह लटका कर कहा, अच्छा एक काम करें, मैं एक और गाड़ी लेकर चलता हूँ, बिहारी यहाँ आ जाए। आशा ने कहा, तो मैं तुम्हारे ही साथ चलूंगी। विनोदिनी बोली, और मैं तब गाड़ी में से कूद पड़ूंगी। होते होते झंझट आके निपट गया। रास्ते पर महेंद्र बड़ा गंभीर रहा। गाड़ी दमदम के बगीचे में पहुंच गई। नौकरों वाली गाड़ी हालांकि बहुत पहले ही रवाना हुई थी, लेकिन अभी तक उसका आता पता न था। शरद ऋतु की बड़ी ही सुहानी सुबह थी। धूप निकल आई थी, ओस की बूंदें सूख चुकी थी, पर निर्मल प्रकाश से पेड़ पौधे झिलमिला रहे थे। दीवार से लगी हार श्रृंगार की कतार थी, नीचे फूल बिछते गए थे, भीनी भीनी खुशबू फैली थी। कलकत्ता की ईंट की ऊंची दीवार के घेरे से बाहर आकर आशा वन की हिन्नी सी उमंग पड़ी। विनोदिनी के साथ उसने ढेर सारे फूल चुने, पेड़ से शरीफे तोड़े,
दोनों सहेलियों ने पोखर में देर तक स्नान किया। एक निरर्थक आनंद से इन दो नारियों ने पेड़ों की छाया और छिड़की किरणों, पोखर के पानी और कूंजों के फूल पत्तों को पुलकित सचेतन कर दिया। दोनों सखियां नहा आईं। पता चला कि नौकरों वाली गाड़ी अभी वहां नहीं पहुंची थी। महेंद्र बंगले में बरामदे में पीछे एक चौकी पर बैठा बैठा उदास होकर एक विलायती अखबार पढ़ रहा था। विनोदिनी ने पूछा, बिहारी बाबू कहाँ हैं? पता नहीं, महेंद्र ने संक्षिप्त उत्तर दिया। विनोदिनी ने कहा, चलिए उन्हें ढूंढ निकालें। महेंद्र ने कहा, आखिर वे कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो खो जाएंगे या उन्हें कोई उठा ले जाएगा। ढूंढे बिना भी मिल जाएंगे। विनोदिनी बोली, मगर हो सकता है आपकी फिक्र वह बेहाल हो रहे हो, चलकर उन्हें दिलासा ही दे आए। तालाब के किनारे एक विशाल बरगद था। उसी के चबूतरे पर बिहारी अपना पैक बॉक्स खोलकर मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाकर पानी गर्म कर रहा था। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, उसने सबको चबूतरे पर बिठाकर एक एक गर्म प्याला चाय और तस्तरे में एक दो मिठाइयां रखकर उनके सामने पेश की। विनोदिनी बोली, शुक्र है कि बिहारी बाबू ऐसा बंदोबस्त कराए, वरना चाय न मिलती तो क्या हाल होता महेंद्र बाबू का। चाय मिलने पर महेंद्र का जी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, पर विनोदिनी के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर बोला, यह सब बिहारी की जाती है। आए हैं हजरत पिकनिक मनाने और यहाँ भी बदस्तूर सारा इंतजाम उठा लाए हैं, इससे मजा नहीं रहता। बिहारी ने कहा, अच्छा तो लाओ चाय का प्याला वापस दे दो। तुम चाय पिए बिना मजा करो, चूं भी ना करूंगा। समय गुजरता जा रहा था पर नौकरों का पता नहीं। बिहारी के बक्से में से भोजन के सारे सामान निकलने लगे। दाल चावल, साग भाजी और छोटी छोटी शीशियों में अजीब अजीब तरह के पिसे मसाले। यह देखकर विनोदिनी अवाक रह गई। कहने लगी, बिहारी बाबू, आपने तो हमारे भी कान कतर लिए। बीबी तो है नहीं, इतना सब सीखा कहाँ से? बिहारी ने कहा, मजबूरन सीखना पड़ा है, अपनी हिफाजत आप करनी पड़ती है। भूखा मरे क्या ना करे। बिहारी ने महज मजाक में यह कहा, लेकिन विनोदिनी ने गंभीर होकर करुण भाव से उसकी ओर देखा। तत्पश्चात बिहारी और विनोदिनी रसोई में जुट गए। आशा संकोच से हाथ बटाने लगी तो बिहारी ने रोका। महेंद्र ने मदद देने की कोशिश ही ना की। पेड़ के तने से पीठ टिकाकर वहां पांव पर पांव रखे हिलते हुए पत्तों पर किरणों का थिरकना देखने लगा। रसोई जब तैयार हो गई तो विनोदिनी ने कहा, महेंद्र बाबू, बरगद के पत्ते आप गिन ना पाएंगे, जाइए नहा लीजिए। इधर भोजन तैयार हुआ, उधर नौकरों की गाड़ी वहां आ पहुंची। पता चला कि रास्ते में उनकी गाड़ी टूट गई थी। उसे सुधारने के चक्कर में दोपहर हो गई। सब भोजन से निपटे, ताश खेलने का प्रस्ताव आया। महेंद्र राजी न हुआ और देखते ही देखते पेड़ की छांव में सो गया। आशा बंगले के अंदर गई। किवाड़ बंद करके उसने सोने का उपक्रम किया। घूंघट जरा खींचकर विनोदिनी बोली, तो मैं भी कमरे में जाऊं? बिहारी बोला, कहाँ कमरे में जाएंगी, गपशप कीजिए, अपने इलाके की कहिए। तभी दोपहर की हवा पत्तों में मरमराहट लाकर बहती रही। तालाब के बांध पर जामुन की डालों पर कोयल रह रहकर कूकती रही। विनोदिनी अपने बचपन का किस्सा सुनाने लगी। माँ बाप की बात, बचपन की सखी सहेलियों की बातें। अचानक उसके सिर से पल्लू खिसक गया। उसके मुखड़े पर उद्दीप्त यौवन की जो एक जोत सदा विराजा करती थी, बचपन की स्मृति पर छाया ने उसे स्निग्ध कर दिया। विनोदिनी की आंखों में कौतुक का जो तीखा कटास देख पैनी निगाहों वाले बिहारी के मन में आज तक तरह तरह की शंकाएं उठती रही थी। वह श्याम चमक जब एक शांत सजल रेखा से मंद पड़ गई तो बिहारी ने मानो और ही नारी को देखा। वो ज्योति मंडल के मध्य बिंदु में उसका कोमल हृदय अभी तक सुधा धारा से सरस था। अनबुझी रंगरस आनंद विलास की जलती भूख में नारी प्रकृति कभी सुखी नहीं थी। लचीली सती की तरह विनोदिनी एकांत भक्ति से पति की सेवा कर रही है। मंगलमयी माता के समान संतान को अपनी गोद में लिए हुए है। पहले यह छवि क्षण के लिए भी कभी बिहारी के मन में न आई थी, मगर आज मानो जरा देर के लिए ही रंगमंच का पर्दा उठ गया और अंदर का एक मंगल दृश्य उसे दिखाई दिया। बिहारी ने सोचा, विनोदिनी बाहर से विलासनी युवती तो है, पर उसके अंतर्मन में पूजा निरत एक नारी तपस्या में लीन है। एक लंबी सांस लेकर बिहारी ने मन ही मन सोचा, सही सही अपने को मनुष्य आप ही नहीं जानता,
अंतर्यामी ही जानते हैं। परिस्थितिवश जो रूप बाहर बन जाता है, दुनिया उसी को सच समझती है। बिहारी ने बातों के सिलसिले को टूटने ना दिया, प्रश्नों से उसे जगाए रखा। अपने मन की दो बातें इस तरह सुनाने के लिए अब तक विनोदिनी को आज तक कोई दूसरा न मिला था। खास करके किसी मर्द के आगे इस तरह तन्मय होकर उसने कभी बात न की थी। आज अपने सरल मन की सुनाकर उसकी सारी प्रकृति मानो नई दृष्टिधारा में नहाकर स्निग्ध और तृप्त हो उठी। आज सुबह ही जगने के जुल्म से थके हुए महेंद्र की नींद 5 बजे खुली। वह बोला, चलो अब चल देना चाहिए। विनोदिनी ने कहा, जरा और सांस करके चले तो क्या नुकसान है। सामान सहेजने में अंधेरा हो गया। इतने में नौकर ने आकर खबर दी, सरकार वो किराए की गाड़ी न जाने कहाँ गायब है, ढूंढे न मिली। गाड़ी बगीचे के बाहर ही खड़ी की थी। 2 गोरे जबरदस्ती उसे स्टेशन लेके चल दिए। दूसरी गाड़ी ठीक करने के लिए नौकर भेजा गया। महेंद्र न जाने क्यों कोड़सा रहा था और बार बार मन में कह रहा था, आज का दिन मुफ्त में बर्बाद हो गया। फिर ऐसी नौबत आ गई कि अपनी अधीरता वह छिपा न सका। अंजोरियों का चांद धीरे धीरे झुरमुटों की ओर से खुले आकाश में आया। सुनसान अकंप बगीचा छा जोश से झिलमिला उठा। इस माया मंडित धरती पर आज विनोदिनी ने अपने को न जाने किस रूप में अनुभव किया। उसने जब तरु विथिका में आशा को जकड़ लिया तो उसमें प्रणय की बनावट जरा भी न थी। आशा ने देखा विनोदिनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आशा ने द्रवित होकर पूछा, भाई आंख की किरकिरी, तुम रो क्यों रही हो। विनोदिनी बोली, कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं, सब ठीक है। पता है आज का दिन बड़ा अच्छा बीता। आशा ने पूछा, कैसे भला। विनोदिनी बोली, मुझे लगता है मानो मैं मर गई हूँ, मानो परलोक में आई हूँ। यहाँ मानो मुझे मेरा सर्वस्व मिल सकता है। अचरज में पड़ी आशा यह सब कुछ ना समझ सकी। मौत की बात सुनकर दुखी होकर बोली, छी, ऐसे नहीं कहते बहन। गाड़ी मिली। बिहारी फिर कोच बक्स में जा बैठा। विनोदिनी चुपचाप बाहर की तरफ ताकती रही। चांदनी में अवाक पेड़ों के पास दौड़ते हुए घनी छाया प्रवाह की तरह उसकी आंखों से होकर गुजरने लगी। आशा गाड़ी के कोने में सो गई और महेंद्र सारे रास्ते उदास सा बैठा रहा। पिकनिक के दिन जो वाक्य गुजरा, उसके बाद विनोदिनी के प्रति महेंद्र के नजरिए में बदलाव आ गया। वह फिर एक बार विनोदिनी को अच्छी तरह से अपनाने को उत्सुक था, लेकिन दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी इन्फ्लुएंजा की शिकार हो गई। बीमारी खास कुछ न थी, फिर भी उन्हें तकलीफ और कमजोरी काफी थी। विनोदिनी उनकी सेवा सुसुसरा में जुट गई। महेंद्र ने उसे इस तरह रात दिन एक करते देखा तो बोला, क्या भाई विनोद, माँ की सेवा जतन में यूं दिन रात एक करोगी तो तुम ही बीमार पड़ जाओगी। माँ की देखभाल के लिए मैं कोई आदमी रखे देता हूँ। बिहारी ने कहा, अरे भैया आप नाहक परेशान होते हैं, ये सेवा कर रही हैं, करने दो। दूसरा कोई ऐसी सेवा थोड़े ही करेगा। महेंद्र बार बार मरीज के कमरे में आने जाने लगा। एक आदमी काम कुछ नहीं करता लेकिन हर घड़ी पीछे लगा फिरता है, यह बात विनोदिनी को ना सुहाई। तंग आकर उसने 2-3 बार कहा, महेंद्र बाबू, यहाँ बैठे रहकर आप कौन सी सुविधा किए दे रहे हो, जाइए ना, नाहक क्यों कॉलेज से गैर हाजिर होते हैं, आपकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। महेंद्र उसके पीछे लगा डोलता है। इसका विनोदिनी को नाज था, खुशी थी, लेकिन तो भी एक ऐसी कंगाली क्या। बीमार माँ के बिस्तर के पास भी लुप्त बैठे रहना, उसका धीरज टूट जाता, घृणा होती। अपने ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी रहने पर वह और किसी बात का ख्याल नहीं करती थी। जब तक खिलाना पिलाना, रोगी की सेवा, घर के काम धंधे की जरूरत रहती, जुटी रहती, किसी ने उसे कभी आलस से बिखेरते नहीं देखा और वह खुद भी कामकाज के समय निकम्मापन पसंद नहीं करती। कभी कभी जरा देर को माँ का हाल पूछने के लिए बिहारी आ जाया करता। कमरे में कदम रखते ही वह समझ जाता कि काहे की जरूरत है, कहाँ कौन सी चीज की कमी है। उसकी आंखें तुरंत ताड़ जाती और लम्हे भर में सब कुछ ठीक करके वह कमरे से निकल जाता। विनोदिनी समझ रही थी कि मेरी सेवा को बिहारी श्रद्धा की नजर से देखता है, लिहाजा बिहारी के आने से उसे मानो विशेष बल मिलता था। महेंद्र विनोदिनी के फटकाने से क्षुब्ध होकर बड़े कठोर नियम से कॉलेज जाने लगा।
एक तो उसका मिजाज ही बड़ा कड़वा हो गया, उस पर यह कैसा परिवर्तन। समय पर खाना तैयार नहीं होता, शायद न जाने कहाँ गायब रहता, मोजे का छेद धीरे धीरे बड़ा होता जाता। ऐसी गड़बड़ में उसे पहले जैसा आनंद नहीं आता। अब जिस चीज की जरूरत हो उसे उसी क्षण पा जाने का आराम क्या होता है, महज कई दिन पहले ही उसे इसका स्वाद मिल चुका था। अब उसकी कमी से आशा की जहालत और आपुटता में कौतुक नहीं मिलता। चुन्नी, मैंने बाहर तुमसे कहा कि मेरे नहाने के पहले ही कुर्ते में बटन लगा रखना, अचकन पतलून ठीक करके रखना, मगर यह कभी नहीं होता। नहाकर बटन लगाने और कपड़े ढूंढने में ही मेरा घंटा भर निकल जाता है। शर्म से मलिन होकर आशा कहती, मैंने बैरे से कह दिया था। बैरे से कह दिया था? खुद कर लेती तो कौन सा गुनाह हो जाता। खुद भी कुछ करने की कोशिश किया करो। ऐसा सुनते ही आशा पर मानो गाज गिरी। ऐसी झिड़की उसे आज तक सुनने को न मिली थी, मगर वह चाहकर भी यह न कह सकी कि मेरी इस जहालत की तुम ही तो जिम्मेदार हो। सो आज तक यह न सोचा था कि गृह कार्य की कुशलता अभ्यास और अनुभव से आती है। मैं सोचा करती थी कि अपनी अयोग्यता और निर्बुद्धिता के कारण ही मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। जब जब महेंद्र ने विनोदिनी की उपमा देकर आशा को धिक्कारा है, उसने उसे विनयपूर्वक और बिना किसी विद्वेष के स्वीकार किया है। कभी कभी आशा बीमार सास के कमरे के आसपास चक्कर काटती, कभी कभी सरमाई से दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती। उसकी इच्छा होती कि अपने आप को वह कुशल सिद्ध करे, कुछ काम करके दिखाए, परंतु उससे कोई भी काम नहीं लेना चाहता। वह जानती ही ना थी कि कामों में बैठ कैसे हो, गृहस्थी में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। अपनी अक्षमता के संकोच से वह बाहर रहती। एक नामालूम सी मनोवेदना उसमें भीतर ही भीतर बढ़ रही थी, लेकिन अपनी अस्पष्ट व्यथा और अनजानी आशंका को वह साफ समझ नहीं पाती। वह खूब महसूस कर रही थी कि उसके चतुर्दिक अब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन यह सब कैसे बना था और नष्ट कैसे हो रहा है और कैसे इसका प्रतिकार हो वह नहीं जानती। रह रहकर उसका यही मन करता कि चीख चीख कर कहे, मैं निरी अयोग्य हूँ, निरी निकम्मी, मेरी मूर्ता की तुलना नहीं हो सकती। अब तक तो पति पत्नी दोनों जने घर के कोने में दुबके, कभी बोल बतियाकर, कभी यूं ही चुपचाप मजे के दिन बिताते रहे। मगर अब विनोदिनी ना होती तो आशा के साथ अकेले बैठकर महेंद्र को मानो कोई बात ही ना सोचती और बोले बिना चुप रहना भी दूभर होता। एक दिन महेंद्र ने नौकर से पूछा, किसकी है यह चिट्ठी? बिहारी बाबू की। किसने दी है? बहू जी ने, विनोदिनी ने। देखूं जरा, कहकर चिट्ठी ले ली। जी में आया कि फाड़कर उसे पढ़ ले। उलट पलट कर देखा, फिर पैरे की तरफ बढ़ा दी। खोलता कहीं तो उसमें यही लिखा था, बुआ साबुदाना या बार्ली हरगिज नहीं खाना चाहती, आज उन्हें थोड़ा सा दाल का पानी दिया जा सकता है क्या? दवा दारू के बारे में विनोदिनी महेंद्र से कभी कोई सलाह न लेती थी, उसके लिए वह बिहारी पर ही निर्भर करती। बरामदे में कुछ देर चहलकदमी करके कमरे में आकर महेंद्र ने देखा, कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर की डोरी टूटने को है और उसकी वजह से तस्वीर टेढ़ी हो गई है। यह देख आशा को डांटते हुए उसने कहा, तुम कुछ भी नहीं देखती क्या? इस तरह सारी ही चीजें बर्बाद हो रही हैं। दमदम के फूलों का जो गुच्छा बनाकर विनोदिनी ने पीतल की फूलदानी में सजाया था वह सूखा पड़ा था। महेंद्र कभी इन बातों पर गौर नहीं करता था, आज उसकी निगाह इस पर पड़ी। बोला, अच्छा जी, जब तक विनोदिनी आकर न फेंक दे यह पड़ा ही रहेगा। उसने फूल समेत फूलदानी उठाकर बाहर फेंक दी। ठन ठन बजती वह सीढ़ी पर लुढ़कती चली आई। आशा मेरे मन के लायक क्यों नहीं बनती? क्यों वह मेरे मन मुताबिक काम नहीं करती? अपनी स्वाभाविक शिथिलता और दुर्बलता से वह मुझे दाम्पत्य पथ पर जकड़े क्यों नहीं रखती? सदा मुझे विक्षिप्त बना देती है। यह सब सोचते सोचते अचानक उसकी नजर आशा पर पड़ी। देखा, उसका चेहरा फक पड़ गया है, दोनों होंठ कांप रहे हैं। क्रोध, भय और नाराजगी के सम्मिलित आवेगों से थर-थर कांपती हुई वह अचानक तेजी से पास के कमरे में चली गई। महेंद्र बाहर निकला, जाकर फूलदानी उठा लाया, फिर कोने में पड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठकर मेज पर कोहनी टिकाए हाथों पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। अंधेरा होने पर कमरे में बत्ती आई, लेकिन आशा नहीं आई। आगे की कहानी इसके 6वें भाग में। सुनने के लिए धन्यवाद।